नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो में उस दौर की बात करने जा रहे हैं जब हमारे अखंड भारत का विभाजन हो गया था। परंतु उस दौर में पश्चिमी पाकिस्तान की क्रूरता बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तान की इसी क्रूरता का दमन करने हेतु भारत को आगे आना पड़ा था। इन सभी बातों को हम अपने वीडियो में बताएंगे, परंतु दोस्तों आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं 1971 के उस दौर की ओर। दोस्तों 1971 का वो दौर था जब संसार के मानचित्र में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसका एक भाग था पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी भी वहीं है, जबकि दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान जहां आज बांग्लादेश बसा है। उस समय पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पाकिस्तान पर खून खराबा चालू कर दिया था, जिसमें करीब 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और करीब 4 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया गया था। पर पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा था, और वो भी अपने ही प्रांत में? तो दोस्तों आपको ले चलते हैं आज से 50 साल पूर्व की ओर। दोस्तों इतिहास के अनुसार देखें तो पूर्वी पाकिस्तान में एक शख्स था शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी प्रसिद्धि पूर्वी पाकिस्तान में दिनों दिन बढ़ रही थी और लग रहा था कि पाकिस्तान का एक अलग गढ़ होगा। ये प्रसिद्धि पश्चिमी पाकिस्तान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी सेना जल्दी से भारत की नज़रों से बचाते हुए पूर्वी पाकिस्तान में भेज दिया और करीब 30 से 40 दिन में ही पूर्वी पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ये बर्बादी भयानक थी, जिसमें कई लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। साथ ही 4 लाख महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था। ये ऐसा दृश्य था जिसे बता पाना या दिखा पाना संभव नहीं है। इस घटना के बाद शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान के कब्जे में हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान की इस हालत को देखकर मुक्ति वाहिनी एक गुट बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान की तानाशाही पूरे संसार के सामने आ चुकी थी। उस समय लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत की शरण लेने हेतु चल दिए थे। उस समय भारत की बागडोर इंदिरा गांधी जी के हाथ में थी। उस समय भारत ने खुलकर पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसे जुल्म होते कैसे देख सकते थे। अब पाकिस्तान की लड़ाई में भारत भी कूद चुका था और सन 1971 के समय का आगाज हुआ। दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान की आर पार की लड़ाई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी फौज को तैयार रहने का आदेश दे दिया था। उस समय भारत की फौज के फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, परंतु अप्रैल के महीने को देखते हुए फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से युद्ध को टालने का आग्रह किया, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था। पूर्वी बंगाल क्षेत्र में अक्सर उस समय बाढ़ और तूफान की आवाजाही रहती थी और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ रहता था, जो सैनिकों के लिए बड़ा ही दुर्गम था। पश्चिमी पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए भारत की रणनीति थी कि अब युद्ध को धीरे धीरे लंबा खींचने की, और धीरे धीरे भारत की सेना मजबूती की ओर बढ़ने लगी थी। पाकिस्तान के दोनों ओर अब भारतीय सेना लगातार जमी हुई थी, पर पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र पर अधिक सेना थी, क्योंकि यहीं पर जुल्म कर रहा था पश्चिमी पाकिस्तान। अब भारत की मुक्ति वाहिनी सेना पूर्वी पाकिस्तान को अंदर से मजबूत करने में लगी हुई थी। इसी दौरान पश्चिमी पाकिस्तान हमले की फिराक में था और तभी उसको ये खबर मिली कि भारत की पूरी सेना पूर्वी पाकिस्तान के आसपास आ गई है और गुजरात और राजस्थान के इलाके खाली पड़े हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी रात के अंधेरे में निकल रही थी। उस समय तारीख थी 3 दिसंबर 1971। उस समय पाकिस्तान की सेना राजस्थान के जैसलमेर में प्रवेश करती है। वह जगह थी लोगेवाला। रात का समय था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। पाकिस्तान ने रात के समय में लोगेवाला पर लगातार बमबारी कर रहा था। हर तरफ आग ही आग थी। दोस्तों इस बमबारी से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ रहा था। लोगेवाला में भारतीय सेना की सिर्फ एक ही टुकड़ी मौजूद थी और उसमें भी सिर्फ 120 जवान ही थे। लोगेवाला की टुकड़ी के 120 जवानों को संभाल रहे थे मेजर कुलदीप चांदपुरी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था तारिक मीर। अब 120 के सामने पाकिस्तान की 3000 सेना थी। इस समय भारत के पास हंटर जहाज था, जो भयानक तबाही के लिए जाना जाता था, परंतु रात का समय होने के कारण हंटर जहाज को उड़ा नहीं सकते थे। मेजर कुलदीप सिंह किसी भी तरह इस युद्ध को सुबह तक खींचना चाहते थे, ताकि सुबह एयरफोर्स आकर अपना काम तमाम कर दे
उस समय की रात बहुत भयानक थी और अपने आप को बचाना भी एक चैलेंज था। पर हमारे मेजर कुलदीप सिंह कहाँ हार मानने वाले थे। मेजर कुलदीप सिंह ने एक योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। योजना के तहत रेत के ढेरों में बारूद को बिछा दिया था। जैसे ही पाकिस्तान के टैंक सीमा में घुसते हैं, वे धरती से ज्यादा आसमान में नजर आते हैं। इस तरह पाकिस्तानी टैंकों को राख का ढेर बना दिया था। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर ने इंजीनियर्स का सहारा लिया और 3 से 4 घंटे तक रेत के ढेरों को देखता रहा। मगर हैरान कर देने वाली बात सामने आई, उन ढेरों में हजारों की संख्या में सैनिकों के टिफिन मिले। ये मेजर कुलदीप सिंह की एक योजना थी ताकि कैसे भी सुबह हो जाए, और हुआ भी यही। दोस्तों, अब सुबह का समय था, करीब 5 बज रहे थे, तभी भारतीय एयरफोर्स का खोजमाओ उमड़ा। अब लोगेवाला का दृश्य अलग ही नजर आ रहा था। हर तरफ पाकिस्तानी सेना जलकर खाक हो रही थी। अब लोगेवाला पाकिस्तानियों की कब्र का कहर बन गया था। पाकिस्तानी आर्मी में इतना डर बैठ गया था कि उनकी बॉडी को उठाने वाला भी कोई नहीं था। अब पाकिस्तानी में खौफ का मंजर था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और 4 दिसंबर को लोगेवाला फतेह हासिल की, और अब जल सेना भी अपने जलवे दिखाने को तैयार थी। इस समय भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत। यही जहाज बंगाल की खाड़ी में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। INS विक्रांत जो एक मैदान की तरह बड़ा था, उस पर ही सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। अब विक्रांत पाकिस्तान की नज़रों में खटक रहा था। इसी विक्रांत को डुबोने के लिए पाकिस्तान से रवाना हुई थी गाजी पनडुब्बी। गाजी पनडुब्बी ने जल के अंदर ही अंदर अपना रूट अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया, मगर इसकी भनक भारतीय जनसेना को लग गई थी। अब भारतीय आर्मी गाजी पनडुब्बी को अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहती थी, और इसी दौरान INS राजपूत जहाज को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर खड़ा कर दिया था और ये दर्शाया कि भारत का INS विक्रांत है, और ऐसा माहौल बनाया कि हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था कि अब INS विक्रांत विशाखापत्तनम पर आ गया है। और इसी खबर का शिकार हुआ पाकिस्तान। गाजी को खबर मिलते ही बंगाल की खाड़ी में उन्हें वापस मोड़ दिया था, और अब अगला निशाना था विशाखापट्टनम। मगर वहां तो मौत खड़ी थी। विशाखापट्टनम पहुंचने से पहले ही गाजी का खात्मा कर दिया था। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था, और साथ ही INS विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया था। चटगांव बंदरगाह पाकिस्तानियों का मुख्य केंद्र था। हर तरफ हार ही हार नसीब हो रही थी, और अब अगली गुहार थी अमेरिका से। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को हर संभव मदद की। अब अमेरिका ने UNO में भारत के खिलाफ मुद्दा उठाया था, मगर भारत के दोस्त रूस ने इस पर भी वीटो कर दिया था। अब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ खुलकर आ गया था। इसी समय अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा। अब अगला टारगेट था INS विक्रांत को डुबाना, मगर उसे पता नहीं था कि उससे पहले ही रूस का 40वां बेड़ा आधमका था। अब रूस और अमेरिका हिंद महासागर में आमने सामने थे। रूस का भारी भरकम बेड़ा देखकर अमेरिका घबरा गया था। रूस ने हिंद महासागर में अपने बेड़े से एक लाइन का निर्माण कर दिया था, और अंदर ही अंदर काम कर रही थी इंडियन आर्मी। दूसरी ओर ब्रिटेन का ईगल बेड़ा यह देखकर आधे रास्ते से ही वापस निकल लिया था। अब भारत भी नहीं चाहता था कि ये युद्ध लंबा खिंचे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेकर कोई माहौल खड़ा हो। समय था 16 दिसंबर 1971 का। अब यह युद्ध का 13वां दिन था। इस समय पूर्वी पाकिस्तान में करीब 93,000 पाकिस्तानी सेना भारत से घिरी हुई थी, और यहाँ मौजूद था पाकिस्तान का जनरल नियाजी। अब पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। अब भारतीय सेना से अपने आप को घिरा हुआ पाकर जनरल नियाजी ने भारत के निर्मल जी के सामने आत्मसमर्पण किया, और वो भी 93,000 सैनिकों के साथ। ये दुनिया में एक साथ इतना बड़ा समर्पण पहली बार हुआ था, जो आज भी गिनीज बुक में दर्ज है। और अब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। यह वह भारत ही था जिसकी बदौलत बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। इस तरह भारत अपने पड़ोसियों के साथ बड़े भाई के रूप में हमेशा नजर आता रहा है। वह चाहे नेपाल हो या भूटान, तो ऐसी है हमारी भारतीय सेना।
सेना के लिए एक लाइक तो बनता है, और इसे इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय को पता चले कि कितनी ताकतवर है हमारी भारतीय सेना। और आप अगर वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे ही आपको नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें। इसके साथ ही सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।